नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे और पूर्व के वीडियो में हम कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम केंद्रक की संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं केंद्रक की संरचना एवं कार्य। केंद्रक की संरचना एवं कार्य। केंद्रक दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग है। तो केंद्रक जो है, इस पर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, यानी दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग होता है। इसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के रूप में पाई जाती हैं। इसे कोशिका का निर्देशक या डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो केंद्रक को कोशिका का निर्देशक कहा जाता है या डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेस्केंसिया की कोशिकाओं के अंदर की थी। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में ट्रेस्केंसिया की कोशिकाओं के अंदर, और इसको न्यूक्लियस या केंद्रक नाम भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहला जाता है। केंद्रक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है उसको। अब बात करते हैं हम केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यदि हम केंद्रक की संरचना की बात करें तो केंद्रक की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। यदि हम इस संरचना में देखें तो ये केंद्रक की संरचना दिखाई गई हुई है। ये इसकी सबसे बाहरी जो परत है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। एक बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। दूसरा केंद्रक द्रव्य, ये इसका साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला पार्ट। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और क्रोमेटिन, ये इसमें क्रोमेटिन बिखरे हुए हैं, ये क्रोमेटिन नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। और चौथा जो भाग है वो है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। ये वाला जो भाग है वो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो केंद्रक की जो संरचना है उसमें ये निम्नलिखित चार भाग पाए जाते हैं। अब इन चारों भागों को एक एक करके हम आगे देख रहे हैं। केंद्रक की संरचना का प्रथम भाग आता है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो है कैरियोथिका। केंद्रक झिल्ली का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के अंत में टीलोफेज अवस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के द्वारा किया जाता है। हमने विभाजन की प्रक्रिया पढ़ी हुई है कि समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें जो मेटाफेज, जो माइटोटिक फेज होती है या विभाजन अवस्था जो होती है, उसमें चार फेज पाई जाती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो टीलोफेज अवस्था के अंदर ईआर के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अन्य कोशिकांगों की तरह केंद्रक झिल्ली भी फॉस्फोलिपिड की दो परतों की बनी होती है, जो छोटे अध्रुवीय अणुओं के लिए तो पारगम्य होती है, लेकिन अन्य अणुओं के विसरण के लिए अपारगम्य होती है या असमर्थ होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है इसकी मोटाई 70 से 80 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। और केंद्रक जो झिल्ली होती है, जैसा हमने पहले देखा था कि ये दोहरी झिल्ली होती है, इसमें एक बाहर की ओर तरफ झिल्ली होती है जिसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इनके बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसको परिकेंद्रीय अवकाश या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ये झिल्ली जो होती है ये सतत नहीं होती। इस झिल्ली के अंदर कई छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है। देखिए इसमें केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। न्यूक्लियोपोरिन के द्वारा 9 नैनोमीटर आकार वाले
केंद्रक छिद्र का गठन किया जाता है। इस छिद्र का जो व्यास है वो 300 से 1000 एंगस्ट्रम होता है। केंद्रक छिद्र की जो संरचना होती है वो अष्टकोणीय होती है। केंद्रक छिद्र में इलेक्ट्रॉन सघन वलय पाया जाता है जिसे एनुलस कहा जाता है। एनुलस केंद्रक छिद्र के साथ मिलकर के रंध्र जटिल का निर्माण करता है। ये एक केंद्रक छिद्र जो है, न्यूक्लियर पोर जो है, उसका चित्र दिखाया हुआ है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नीचे की ओर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में जो स्थान है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और ये एक केंद्रक छिद्र है वो दिखाया गया है, न्यूक्लियर पोर है वो दिखाया गया है। भीतरी जो झिल्ली है उसमें एक रेशेदार प्रोटीन जाल होता है जिसे फाइबर लेमिना कहा जाता है, जो परिधीय हेट्रोक्रोमेटिन के साथ जुड़ा होता है। लेमिना मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। केंद्रीय लेमिना जो है वो प्रोटीन लेमिन्स का बना होता है। केंद्रक लेमिना प्रोटीन, जो केंद्रक लेमिना है, ये क्रोमेटिन के संलग्न के लिए स्थल प्रदान करने का काम करता है। तो ये केंद्रक झिल्ली से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। केंद्रक की संरचना में जो दूसरा पार्ट आता है वो है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म के रूप में भी जाना जाता है। यह समरूपी, अर्धतरल, कणिकीय, कोलाइडी और स्पष्ट जेली के जैसा पदार्थ होता है। यह प्रकृति में एसिडोफिलिक होता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए जो पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज और इंड्यूसर आरएनए आदि पाए जाते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तीसरा जो भाग आता है वो है क्रोमेटिन। यह केंद्रक में पाया जाता है जो तंतु में जटिल संरचना है। इसका नाम क्रोमेटिन रखा गया क्योंकि एसिटोकार्मिन, हिमेटोजाइलिन जैसे कुछ अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित होने पर उसकी क्षमता के कारण इसे क्रोमेटिन नाम दिया गया है। यह दो प्रकार का होता है, एक यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो नाम दिए गए हैं ये इनके अभिरंजन के आधार पर नाम दिए गए हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को यदि हम संरचनात्मक अंतर की दृष्टि से देखें इनमें, तो इनमें निम्नलिखित अंतर आपको मिलेंगे। यूक्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जालक अथवा गुणसूत्रों को उपयुक्त अभिरंजक से अभिरंजित करने पर जो क्षेत्र हल्के रंग के अभिरंजित होते हैं उसको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के रंग के अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है, जब क्रोमेटिन जालक या गुणसूत्रों को अभिरंजित किया जाता है तो गहरे रंग के जो क्षेत्र अभिरंजित होते हैं उनको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। यूक्रोमेटिन कम संघनित और कुंडलित होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन अधिक संघनित और अधिक कुंडलित होता है। यूक्रोमेटिन भाग जो है आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो भाग है आनुवंशिकीय रूप से कम सक्रिय होता है अथवा निष्क्रिय होता है। यूक्रोमेटिन में कम हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। और पांचवा जो मुख्य डिफरेंस है वो है कि यूक्रोमेटिन की जो प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो शुरुआती एस अवस्था के अंदर होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन होता है वो पश्च एस फेज के अंदर होता है। विभाजन की जो इंटरफेज स्टेज होती है उसको 3 फेज में बांटा गया है, G1, S और G2। तो यूक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस अवस्था के शुरुआत में होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस अवस्था के पश्च फेज में अंदर होता है। केंद्रक की संरचना में चौथा भाग आता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाने के द्वारा की गई थी और इसको जो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस नाम है वो बोमेन के द्वारा दिया गया था। यह गोल नग्न संरचना है, यानी इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है।
जो विशिष्ट बिंदु पर क्रोमेटिन से जुड़ा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियोलर संगठित क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी NOR कहा जाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर 85% प्रोटीन होती है, 10% RNA होता है और डीएनए की जो मात्रा होती है वो 5% होती है। प्रोटीन संश्लेषण रूप से सक्रिय कोशिकाओं में जो न्यूक्लियोलस है वो बड़े आकार के होते हैं, जैसे ओसाइट्स कोशिकाएं, न्यूरॉन्स कोशिकाएं, इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बड़े आकार के न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। अगर केंद्रिका जो है इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में हमको 4 भाग दिखाई देते हैं, जिसमें 4 भाग कौन कौन से हैं? रेशेदार भाग, दानेदार भाग, मैट्रिक्स और क्रोमेटिन भाग। रेशेदार जो भाग होता है, फाइब्रस पार्ट जो होता है, ये जो न्यूक्लियोलेमा नामक तंतुओं से बना केंद्रिका का केंद्रीय भाग होता है। नेमा मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। दानेदार भाग या जो ग्रेनुलर पार्ट जो होता है, ये भी आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और ये न्यूक्लियोलस का परिधीय भाग बनाता है। तीसरा भाग आता है मैट्रिक्स या पार्स एमोर्फा। यह प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स अधात्री होती है जो तंतु और कण दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। चौथा भाग है वो है क्रोमेटिन पार्ट। जो क्रोमेटिन पार्ट होता है ये डीएनए से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोलस में 2 प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं जो इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन और पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहलाते हैं। एक तो इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन और दूसरा पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इन 2 नामों से इनको जानते हैं। केंद्रिका के कार्य, न्यूक्लियोलस जो है उसके कार्य, केंद्रक के कार्य हम अलग देखेंगे। ये न्यूक्लियोलस के कार्य हैं जो न्यूक्लियोलस के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनमें पहला काम है प्रोटीन संश्लेषण का, दूसरा राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करना और तीसरा जो काम है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाओं को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। ये 3 मुख्य काम है जो न्यूक्लियोलस के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम का कारखाना या राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। केंद्रक का रासायनिक संगठन, तो ये केंद्रक की संरचना समाप्त हुई। अब केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और उनकी मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है वो हम देख रहे हैं। तो केंद्रक में डीएनए जो होता है 9 से 12% होता है। बेसिक प्रोटीन जो होती है 15% होती हैं। एंजाइम्स, एसिड प्रोटीन्स और न्यूट्रल जो प्रोटीन होती हैं वो लगभग 65% होती हैं। आरएनए की मात्रा 5% होती है। लिपिड की मात्रा 3% होती है। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और ट्रेस एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फास्फोरस जो होता है वो भी इनके अंदर पाया जाता है, जो आरएनए और डीएनए का घटक के रूप में काम करता है। केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका की समस्त जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो केंद्रक के नियंत्रण में होती हैं। हैमरलिंग ने एस्टिबुलेरिया नामक एक कोशिकीय सवाल पर प्रयोग करके केंद्रक के महत्व को स्पष्ट किया। केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तीसरा कार्य है केंद्रिका जो होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें राइबोसोम का निर्माण होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन जो होता है वो केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और डीएनए की पुनरावृत्ति और अनुलेखन की जो क्रियाएं हैं ये केंद्रक के अंदर संपन्न होती हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो केंद्रक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने केंद्रक की संरचना के बारे में, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं किसी चीज को समझने में समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है,
तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।